Morning, dear student. First of all, I would like to wish very happy new year to you. सारे बच्चों तुम लोगों का इस बार 2021 बहुत अच्छा जाए और जिस एग्जाम की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्रिपरेशन में आप लोगों का स्कोर या आप लोगों का रिजल्ट है वो बहुत अच्छा हो। ये मेरी तरफ से आपको विषय है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट किया और वेक्टर कैलकुलस में अभी तक हम पढ़ चुके हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन, व्हाट इज ग्रेडियंट एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। और आज हम लोग जो समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं डाइवर्जेंस एंड कर्ल। अगर आज हमारे पास टाइम रहा तो हम लाइन इंटीग्रल भी यहाँ पर स्टार्ट कर पाए। तो सबसे पहले हम ये बात समझते हैं कि व्हाट इज डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस है क्या? ठीक, अगर हम बात करें कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि लेट ऑफ y, z be a vector point function, या vector point function, then देखिए वर्ड देखिएगा, then the scalar point function is defined as, ये डिफाइन होता है कुछ इस तरह से, डाइवर्जेंस ऑफ f टू नेबुला डॉट f। ये मैं थोड़ा बहुत पहले बता चुका हूँ, थोड़ा रिवाइज करते हैं वर्ड को देखना। मैं कह रहा हूँ लेट f बी ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, मतलब नंबर वन, जो डाइवर्जेंस जो भी आप सॉल्व करते हो वो सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? वेक्टर फंक्शन, नंबर वन। जब वेक्टर फंक्शन का जब आप डाइवर्जेंस लेंगे, वेक्टर फंक्शन का जब डाइवर्जेंस लेंगे तब वो क्या हो जाएगा? स्केलर पॉइंट फंक्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, स्केलर, एक स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो जैसे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन क्या हो जाता है बच्चों? फंक्शन। मतलब स्केलर फंक्शन का जब आप ग्रेडियंट निकालते हैं तो जो उसका सोल्यूशन होता है वो वेक्टर हो जाता है। अब आप वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस निकालते हैं तो मतलब सबसे पहले आप क्या सीखे कि यहाँ पर डाइवर्जेंस जब भी निकाला जाएगा तो वो क्या होगा? वो वेक्टर फंक्शन का निकलेगा। और आप खुद देखिए, मैं यहाँ लिखकर आपको बता देता हूँ, नेबुला का वैल्यू क्या होता है? नेबुला खुद एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड और डॉट एफ, बिकॉज ये एफ भी क्या है? वेक्टर पॉइंट फंक्शन। आप चाहें तो इसको एफ एक्स आई प्लस एफ वाई ए प्लस एफ जेड के ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, तो ये क्या होगा? ये यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ये वेक्टर फंक्शन, ये भी वेक्टर फंक्शन, इन दोनों के बीच में डॉट लगा तो आप सबको पता है कि दो वेक्टर फंक्शन का डॉट किसमें बदलता है? स्केलर में बदलता है। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू स्केलर फंक्शन is defined as, क्या बोलेंगे, is called divergence, is called divergence of f। ठीक, and written as, वैसे तो मैंने लिख दिया है आगे, मैं बता दूं, and it is written as divergence f equal to, बच्चों, होता है नेबुला डॉट। ओके, तो अब एग्जैक्टली डाइवर्जेंस एफ है क्या और क्या नहीं है ये मैं आपको 2 मिनट बाद बताता हूँ। उसके पहले मैं यहाँ पर एक और डेफिनेशन यहाँ पर लिख दूं, सोलेनोइडल वेक्टर। सोलेनोइडल वेक्टर, या को आप बोल सकते हैं इनकम्प्रेसिबल। अभी क्या होता है? इसको कुछ ऐसा लिखा जाएगा, a vector function f is
सोलेनाइडल। अब ये सोलेनाइडल बोलो या इनकम्प्रेसिबल बोलो या इसको आप बोलो यूनिडायरेक्शनल, ये सब एक ही बात है। या तो आप यूनिडायरेक्शनल बोल दो या कंप्रेसिबल बोल दो या आप सोलेनाइडल बोल दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एग्जामिनर यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी बोल सकता है कि भैया given that this particular F is solenoidal or incompressible और यूनिडायरेक्शनल, ये आपको दोनों चीज, तीनों चीजों का मतलब एक ही है। और ये मतलब होता है कि अगर मैं एफ सोलेनाइडल बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि इसका डाइवर्जेंस जीरो। और अगर आप बोल रहे हैं कि डाइवर्जेंस जीरो है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इनकम्प्रेसिबल है, सोलेनाइडल है या यूनिडायरेक्शनल है। तो बच्चों इसको थोड़ा सा आसान लैंग्वेज में, मतलब अपन इतना ज्यादा डीप तो नहीं जा पाएंगे, एक जनरल परसेप्शन समझते हैं कि एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है। मान लीजिए ऐसा कोई क्यूब है यहाँ, ये एक्स एक्सिस है, ये और ये जेड एक्सिस है। अब मान लेते हैं यहाँ कोई क्यूब है। कुछ- ठीक। और अपन ये बोल देते हैं इसको, ये पॉइंट हो गया पी, क्यू, आर और एस। ये पॉइंट हो गए पी डैश, क्यू डैश, आर डैश। ठीक। ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस वापस से इसकी वाई एक्सिस हो गई और ये क्या हो गई, जेड एक्सिस। अब अगर यहाँ पर हम ये कहें इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन आप कोई कोई फ्लूइड यहाँ से एंटर हुआ, कोई फ्लूइड एंटर हुआ, तो फ्लूइड का कोई मास होगा। अब जब फ्लूइड इंटर होगा और यहाँ से इसका कलर चेंज कर देते हैं अपन, यहाँ से वो ही फ्लूइड एक्सलेड हुआ। ठीक। तो जो भी चेंज हुआ फ्लूइड में, जो भी चेंज इन फ्लूइड है, फ्लूइड में चेंज हुआ, जैसे ये एक, मान लो एक ये क्यूब वैसे तो दिखा रहा हूं मैं, मान लो एक पाइप है। अब उस पाइप में अगर इस तरह का कोई पाइप है, ऐसा बना लेते हैं अपन ये। अब इस पाइप में आप आपने तो यहाँ से फ्लूइड इंटर कराया, ठीक है, यहाँ से वो एग्जिट हुआ। तो मान लेते हैं अपन 100 ग्राम फ्लूइड अंदर अपने डाल, तो कोई मास है यहाँ पर। तो हो सकता हो कि बाहर आते समय बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में जल्दी से समझेंगे, क्योंकि बेटा इतना टाइम अब बचा नहीं है अपने पास। तो ये यहाँ से जब फ्लूइड अंदर आया, फ्लूइड बाहर हुआ, होता है ना कि बॉल पे थोड़ा सा फ्लूइड चिपक गया, या वो बहुत ज्यादा उसका मास डेंसिटी ज्यादा थी तो वो थोड़ा सा अंदर ही रह गया और यहाँ निकला। तो 100 ग्राम मान लीजिए फ्लूइड अंदर गया और निकल 80 ग्राम ही आया। तो ये क्या हुआ, ये क्या हो गया, आप इसको बोल सकते हैं चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन मास, या जो भी आप कहना चाहें। तो ये जो चेंज हुआ है, अब वो चेंज में क्या होता है, ये नेगेटिव चेंज भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब मास जो भी उसका फ्लूइड है वो कम भी हो सकता है, तो वो किसी अंदर प्रोसेस होके वो बाहर आए तो वो 120 ग्राम हो गई एक बात। चेंज होगा, चेंज होगा इसके रेस्पेक्ट में, बिकॉज ये 3 डायमेंशन है। तो चेंज इन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई और विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तीनों में चेंज होगा बच्चों। और अगर आपको याद हो तो ग्रेडियंट का, जब हमने ग्रेडियंट की definition की, हमने कहा था कि ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि आप डिफरेंशिएट करो किसी फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू ऑल वेरिएबल्स, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। तो ये जो भी कहानी हो रही है, वो कहानी क्या हो रही है, विथ रिस्पेक्ट टू ऑल हो रही है। तो आप क्या बोलोगे, सर ये जो फ्लूइड या जो मास में जो चेंज आया फ्लूइड के मास में, तो वो चेंज आया है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू जेड। दैट इज वाई हम लोग यहाँ पर नेबला ऑपरेटर यूज करते हैं, क्योंकि नेबला ऑपरेटर क्या होता है, टू वाई और जेड तीनों के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता है, मतलब वो चेंज करता है। ठीक। तो आप ये बोल सकते हैं दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। अब यहीं पे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर फ्लूइड अंदर डाला और उतना ही फ्लूइड क्या हो गया, बाहर आ गया। 100 ग्राम अंदर डाला था, 100 ग्राम में बाहर आ गया। मतलब क्या हुआ, वो फ्लूइड क्या हुआ, कंप्रेस नहीं हुआ, कम नहीं हुआ। अब अगर वो कंप्रेस ही नहीं हुआ तो क्या हम उसको बोल सकते हैं कि दैट फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, दैट फ्लूइड इज
कंप्रेसिबल, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इनकम्प्रेसिबल हो जाए तो डाइवर्जेंस जीरो, और डाइवर्जेंस अगर कुछ आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि सर ये इनकम्प्रेसिबल नहीं है, यहाँ पर डाइवर्जेंस है, देयर इज सम चेंज इन फ्लूइड मास ऑफ फ्लूइड। क्लियर। अब एक और बात, मैंने क्या बोला था, यूनिडायरेक्शनल, तो ये एक ही डायरेक्शन में जाएगा। अगर इधर से इस डायरेक्शन में ये जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में निकलेगा। ये क्या होता है हमेशा बच्चों, यूनिडायरेक्शनल होता है। अगर मैं यहां पर बोलूं, इफ द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, एक सेकेंड, इफ द फ्लूइड इज incompressible, incompressible, then it can be no gain or loss in the volume element. Hence, divergence of V या F जो भी बोलना है इक्वल टू जीरो। मुझे लगता है डाइवर्जेंस को समझने के लिए इनकम्प्रेसिबल समझ लो तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर कोई फ्लूइड इधर से कुछ और उधर से वैसा ही निकल गया, मतलब कोई लॉस नहीं हुआ वहां पर, इसका मतलब डाइवर्जेंस जीरो है। हाँ, और उधर से निकलते हुए अगर कोई भी कुछ भी लॉस अगर आपको मिला तो देयर इज सम डाइवर्जेंस, तो वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, कि एक लॉस को रिप्रेजेंट करता है, कोई गेन नहीं हुआ वहां। हो गया क्या, डाइवर्जेंस। अब अगर हम बात करें बच्चों कर्ल, कर्ल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, कर्ल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अब जरा देखिए, मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ कि लेट कैपिटल एफ बी अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, then the vector function, then the vector function defined as, कुछ इस तरह से डिफाइन होता है, कर्ल एफ इक्वल टू नेबुला क्रॉस एफ। अब आप जरा देखिए, डाइवर्जेंस जब आप वेक्टर फंक्शन के साथ निकाल रहे थे तो डॉट निकाल रहे थे, और जब आप डॉट निकालोगे तो दो वेक्टर फंक्शन के बीच में जो डॉट होगा वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, स्केलर को। जब आप कर्ल की बात करोगे, कर्ल क्या होगा, क्रॉस को रिप्रेजेंट कर लेगा, तो ये फिर से क्या होगा, पहले लिख देते हैं, इज कॉल्ड कर्ल ऑफ एफ, कर्ल ऑफ एफ। हमेशा याद रखें कि कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन इज अगेन अ वेक्टर फंक्शन। अब कर्ल का मतलब क्या होता है उसको समझना है तो एक दूसरी डेफिनेशन समझते हैं, इररोटेशनल, इररोटेशनल। अब जरा आप यहां से जरा देखिएगा, तो एक शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं, पहले ये समझ लें, अ वेक्टर फंक्शन, अ वेक्टर फंक्शन f is said to be an irrotational, rotational if कर्ल f इक्वल टू जीरो। जैसे डाइवर्जेंस ऑफ f क्या था, इनकम्प्रेसिबल हो गया तो डाइवर्जेंस जीरो हो गया। अगर कर्ल किसी फंक्शन का जीरो हो जाए, कर्ल किसी फंक्शन का जीरो हो जाए तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, वो कहलाएगा इररोटेशनल। इररोटेशनल मतलब घूमेगा नहीं वो। अब रोटेशन और इररोटेशनल का मतलब क्या, इररोटेशनल मतलब किसी भी चीज में घूमना बंद कर दी, ठीक है, और रोटेशनल का मतलब वो घूम रहा है। अब आप एक बात बताइए, तो मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। मान लो एक फंक्शन है u, वो कुछ ऐसा है,
UXI UYJ प्लस UZK। अब आप यहाँ पर कर्ल निकालो, कर्ल U। तो कर्ल U तो कैसे डिफाइन होगा? नेबुला क्रॉस, सॉरी मैंने F लिख दिया, नेबुला क्रॉस U हो गया। तो नेबुला क्रॉस U कैसे होता है? आंसर देखिए, IJK डेल बाय डेल एक्स डिटरमिन निकालना सबको आता है, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, और यूएक्स यूवाई और यूजेड। अगर आप यहाँ सॉल्व करोगे कर्ल को, तो कैसे सॉल्व करोगे? डेल यू जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल यू वाई अपॉन जेड माइनस जेड के साथ सॉल्व करोगे तो कैसा होगा बच्चों? डेल यू जेड एक्स माइनस डेल यू एक्स अपॉन जेड, फिर प्लस के किसके रेस्पेक्ट में? के को लिए इसको छोड़ दें तो क्या होगा? डेल यू वाई माइनस डेल यू एक्स अपॉन डेल वाई। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो पूरे इस डिटर्मिनेंट में क्या हो रहा है? देखो, जेड वाला जो फंक्शन है यू जेड, मतलब जेड की टर्म में, वैसे तो उसमें एक्स वाई जेड सब हो सकता है, लेकिन फिर भी अपन जेड की टर्म माने वो वाई के रेस्पेक्ट में हो रही है, वाई की जो टर्म है वो जेड के रेस्पेक्ट में हो रही है, और उनका कोई डिफरेंस है। मतलब कुछ इस तरह से कि मान लेते हैं कि ये कोई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। अब जरा आप नोटिस कीजिए यहां पर क्या होगा बेटा? वाई। तब होगा क्या? यू एक्स, जो यू एक्स है वो डिफरेंशिएट हुआ जेड के रेस्पेक्ट में। ध्यान से देखना, मैं इसको ऐसा, डेल यू एक्स अपॉन, ठीक, जो यू जेड है, यू जेड किसके रेस्पेक्ट में हुआ? डेल यू जेड अपॉन डेल वाई। ये क्या हो रहा है बेटा? चेंज हो रहा है। अब यहाँ से जो यू वाई है, ये यू वाई किसके रेस्पेक्ट में हुआ? एक्स के रेस्पेक्ट में हुआ। तो ये अगर इन डेरिवेटिव, बस मैंने एक एग्जांपल के लिए बता दिया, अगर इन डेरिवेटिव की कोई वैल्यू आ रही है तो कर्ल एफ निकल रहा है। अब आप खुद सोचिए, एक सेकंड होल्ड करना बेटा। तो अब आप खुद सोचिए कि क्या क्या ये चेंज नहीं हो रहा है? बताओ। यहाँ पे एक सेकेंड देखो, ये u z की तरफ गया, z वाला फंक्शन y की तरफ गया, नेक्स्ट दिस शोज रोटेशन। तो अगर इनका कोई कर्ल निकालते समय कोई सोल्यूशन आ जाए बच्चों, तो वो हमेशा क्या डिनोट करेगा? वो आपको रोटेशन बताएगा। इसको एंगुलर वेलोसिटी से कभी अपने पास टाइम मिला और अपन ने ज्यादा पढ़ा, टाइम रहा अपने पास, मैं इसका पूरा प्रॉपर डेरिवेशन बताऊंगा, जहां से आपको ये आप समझ सकते हो कि हम यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी इवेल्युएट करते हैं। वो कर्ल की वैल्यू तो हो जाए, इसका मतलब ये जो रोटेशन हो रहा है, ये रोटेशन यहाँ पर नहीं हो पाएगा। जरा सुनो, these are the most important properties whatever I am writing, बहुत इंपॉर्टेंट, बेटा इसको याद रखना पड़ेगा। चांस कभी कभार आ जाते हैं क्वेश्चन, देता हूँ डाइवर्जेंस और कर्ल को लेकर। तो नंबर वन पर बात करें, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड एफ इक्वल टू नेबुला स्क्वायर एफ, कर्ल ऑफ ग्रेड एफ इक्वल टू नेबुला क्रॉस नेबुला एफ, जीरो। वैसा लिख, तीसरा
डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऊपर पूछा गया है, नेबुला डॉट नेबुला क्रॉस। अगर आपको बच्चों याद हो, इसको अपन क्लोज ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऐसा, ए डॉट बी क्रॉस सी, मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया था। और अगर इसको क्लोज ब्रैकेट में एबीसी लिख सकते हैं, तो ये दो एलिमेंट रिपीट हो गए, तो इसका आंसर भी और पे क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझना, आज करेंगे अपन। कर्ल कर्ल एफ, कर्ल एफ को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस एफ माइनस नेबुला स्क्वायर एफ। बच्चों इन सबके प्रूफ हैं अपने पास, तो इसको कभी भी ये मत सोचना कि सर ये कहाँ से आया, इनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक हो क्या, मैं बोल सकता हूँ दैट इज नेबुला नेबुला एफ इक्वल टू नेबुला इंटू नेबुला डॉट एफ माइनस नेबुला स्क्वायर एफ। इस तरह में भी पूछा हुआ है। तीसरी ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस एफ वो होता है कर्ल कर्ल एफ प्लस नेबुला स्क्वायर एफ। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आप फोर्थ वाली प्रॉपर्टी तो ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस एफ यहीं रहने दो, और ये माइनस नेबुला स्क्वायर एफ को लेफ्ट हैंड पर लेके जाओ। आप इसको लेफ्ट हैंड पर लेके जाओगे तो देखो यही प्रॉपर्टी को भी मैं सिंबॉलिक नोटिफिकेशन में लिखेंगे, नेबुला इंटू नेबुला डॉट एफ इक्वल टू नेबुला क्रॉस नेबुला एफ प्लस नेबुला। तो डिपेंड करता है कि आप इस चीज को कितना याद रख पाते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि एग्जाम के 2 दिन पहले इसको देख के जाइएगा, रेगुलर ये याद नहीं होती, तो जितनी यूज नहीं होती है, अगर यूज होगी तो बच्चों याद हो पाएगी। चलिए कुछ आसान क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। नंबर 1, कैपिटल एफ एक्स वाई जेड आई। सिर्फ ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं कि आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन मिल जाए, अदरवाइज ये क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन। एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड की, ओके। देन हमें क्या निकालना है, डाइवर्जेंस एफ निकालना है, हमें कर्ल एफ निकालना है, और किस पॉइंट पर निकालना है, एट पॉइंट 1 - 1। चलिए अब जरा अपन इसको देखते हैं। अगर आप डाइवर्जेंस एफ निकालेंगे तो आपको पता है बच्चों की नेबुला डॉट एफ होता है। अब बच्चों जैसा मत लिख देना कि सर मैं पहले नेबुला की वैल्यू लिख रहा हूँ, फिर डॉट लगा रहा हूँ, फिर एफ लिख रहा हूँ। आपको ये पता है कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन स्केलर होता है, तो क्या करो, ये जो आई है वेक्टर फंक्शन में का जो पहला टर्म है आई, आई की कोई आई यहां से हटा दो, और आई के कोएफिशिएंट को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दो, दैट इज वाई जेड। यहाँ से जे हटा दो और विद रिस्पेक्ट टू वाई के कोएफिशिएंट को डिफरेंशिएट कर दो, तो बचा 3x। और यहाँ से के हटा दीजिए, कोएफिशिएंट को विद रिस्पेक्ट टू जेड अगर आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको मिलेगा 2xz माइनस वाई। और ये क्या हो गया आपका डाइवर्जेंस एट कौन सा पॉइंट है, 1 - 1 है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ डाइवर्जेंस ऑफ एफ इक्वल टू वाई जेड, मतलब वाई हो गया -1, मतलब ये -1 हो गया, एक्स जेड इज 1 + 3 हो गया, प्लस एक्स जेड मतलब ये 2 हो गया, और वाई स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर हो गया, दैट इज ये 2 - 1 1 1 1 कैंसिल, तो सोल्यूशन इज 3। अब ये हो गया फास्ट, तो एक काम कर लो, ये हो गया। अगर अपन की बात करें यहाँ, क्या लिखोगे, कर्ल एफ। कर्ल एफ क्या होता है बच्चों, नेबुला क्रॉस एफ। नेबुला क्रॉस एफ होता है आई ए ए डेल बाय डेल एक्स डेल डेल वाई डेल बाय डेल जेड। ओके बताइए आप, एक्स वाई जेड रहेगा 3x स्क्वायर वाई
ये हो जाएगा एक्स जेड स्क्वायर माइनस, आप इसको सॉल्व, इसको बेटा कोई शॉर्टकट नहीं है इसको, अब इसको ये इधर मल्टीप्लाई होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई होगा, ये टर्म जीरो होगा बच्चों, -2y माइनस जे, फिर टू इसको x करोगे, फिर 2x करोगे तो स्क्वायर, एक सेकेंड एक गलती हो गई, तो आप इसका विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो क्या होगा एक्स जेड, और माइनस करके इसको विद रिस्पेक्ट टू जेड करोगे, चलो कोई गलती नहीं है वो जीरो हो गया। अब माइनस जे के साथ सॉल्व करोगे, इस पूरे का मल्टीप्लाई इधर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का वन जेड स्क्वायर ये जीरो, और माइनस इस एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई डेल बाई डेल जेड में होगा तो ये विद रिस्पेक्ट टू जेड होगा, दैट इज एक्स वाई प्लस के इंटू, बताएं विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो बताओ बच्चों क्या हो गया, 6xy माइनस, और विद रिस्पेक्ट टू वाई यहाँ करोगे एक्स, कौन से पॉइंट पे लेना है, इसको भी 1 - 1 पर ही लेना है, आपका फाइनली कर्ल एफ कुछ ऐसा हो जाएगा कि 2yz तो माइनस माइनस पहले से तो ये हो गया 2i, अब जेड स्क्वायर -1 का स्क्वायर दैट इज 1 माइनस एक्स वाई, मतलब कितना हो गया 1 1 -1 जीरो, तो जीरो हो गया, 6xy तो -6 -1, तो -6 - 1 इज -7, दीज आर द, ये सिर्फ इसलिए कराया बच्चों मैंने क्वेश्चन, कि क्वेश्चन को देखकर हमें लगता है कि क्वेश्चन को देखकर हमें लगता है कि आप कर लोगे, लेकिन करना तो न्यूमेरिकल ही है ना, और अगर करना न्यूमेरिकल है तो कैसे हो सकता है, नहीं, एक सेकंड बच्चों, 2 मिनट एक, चलिए देखिए, तो इस तरह से हमें लगता है कि कोई क्वेश्चन हम कर लेंगे, आगे बढ़ते देखिएगा बच्चों, टॉपिक को भले ही मैंने बेसिक से स्टार्ट किया, थोड़ा सा जल्दी निपटा दिया, अब हमारे पास टॉपिक को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, देखिएगा एक क्वेश्चन, इफ इक्वल टू एक्स वाई आई प्लस वाई माइनस जेड जे प्लस एक्स प्लस जेड जे इज सोलेनाइडल, ये दिया हुआ है बच्चों ना, एन ए इक्वल टू, अब अगर हमसे कुछ दिया चाहे तो क्या दिया है, सोलेनाइडल दिया है, आइडल दिया है मतलब इसका डाइवर्जेंस जीरो, सिंपल, अगर डाइवर्जेंस जीरो से देखिए मैंने डाइवर्जेंस के बारे में क्या बोला, हमको पता है कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन क्या होता है तो यहाँ से आई हटाइए और आई के कोएफिशिएंट में कर दो, दैट इज जे हटाइए और इसके कोएफिशिएंट को वाई के रेस्पेक्ट, और के हटाइए और के कोएफिशिएंट को जेड,
ए की वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन है। चलिए एक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर इस पे करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर v इक्वल टू प्लस प्लस जेड ये प्लस एक्स प्लस ए is is the motion possible for an incompressible fluid। आप देखो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, इसका मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि कर्ल है, इनकम्प्रेसिबल है मतलब कर्ल भी क्या है, वी जीरो है, का मतलब क्या हुआ कि क्रॉस जो है निकाल आई जे, और यहाँ क्या लिखोगे, एल बाई डेल एक्स बाई डेल जेड, देखो देखो जेड प्लस एक्स सकते हो। इसको सॉल्व करूं तो आई के साथ क्या करें बताओ, आंसर लिखना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कर्ल का मतलब होता है रोटेशन, कोई फंक्शन लिख के बताया था। तो आप जरा देखिए, एक्स प्लस वाई को वाई के रेस्पेक्ट में करो, एक्स का जीरो, माइनस वाई जेड प्लस एक्स को जेड के रेस्पेक्ट में करो, माइनस जे, जे मतलब क्या हुआ, एक्स प्लस वाई को विद रेस्पेक्ट टू एक्स करोगे दैट इज माइनस वाई प्लस जेड को विद रेस्पेक्ट टू जेड करोगे, ए के साथ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और अगेन ये क्या हो गया जीरो, मतलब यहाँ पर ये इनकम्प्रेसिबल है, ये अपने को पता करना था। पर मतलब ये दिया, सॉरी मैंने बोल दिया कि दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं था। हमें ये देखना है कि इनकम्प्रेसिबल जो फ्लूइड है वो, उसमें वो किसी भी मोशन का, वो मोशन है कोई, वो मोशन मतलब भाई रोटेशन, वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है या नहीं है। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब क्या हुआ, डाइवर्जेंस जीरो। अब आप बोलोगे डाइवर्जेंस जीरो, बट यहाँ पर इन्होंने मोशन वर्ड यूज कर लिया, तो आपको उसको डाइवर्जेंस नहीं निकालते हुए आप क्या निकालोगे, कर्ल निकालोगे। तो अब पर आगे बात करते हैं। अब जरा देखिए धीरे धीरे अपन आगे बढ़ रहे हैं, जरा आप देखते जाइए। चलिए इफ y प्लस ए जेड इंटू आर प्लस एक्स माइनस थ्री वाई माइनस जेड इंटू जे प्लस फोर एक्स प्लस सी वाई प्लस टू जेड इंटू के इज irrotational, then find a comma, मतलब ये इरोटेशनल है तो हमने क्या किया हुआ है, एबीसी को निकालना है। मतलब यहाँ पर गिवन है, गिवन है बच्चों, गिवन है जो है उस वेक्टर कर्ल जीरो है, तो चलिए यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं बाय डेल, डेल बाय डेल सेट टू प्लस बी एक्स फोर एक्स प्लस प्लस इक्वल टू बेटा जीरो है, ये लेकर ही चलना है क्योंकि गिवन है। आंसर देखते हैं। जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई करोगे तो ये क्या हो गया, सी, बाकी दोनों जीरो,
माइनस साइन डिफॉल्ट है, विद रिस्पेक्ट टू जेड करोगे तो जेड माइनस जेड हो रहा है, तो -1 दैट इज +1, तो सी की वैल्यू आ गई। और अगर एग्जाम में तो ऑप्शन भी दिए होंगे तो यहाँ से आप ऑप्शन आपके साफ हो जाएंगे। रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो ये क्या हो गया बच्चों 4, कर रहे हो तो 4 प्लस के इंटू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो ये क्या हो गया बच्चों बी माइनस टू इक्वल टू क्या। तो अगर आप कोएफिशिएंट इक्वेट कराएंगे तो सी का वैल्यू -1, ए का वैल्यू 4, वैल्यू क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि अभी तक आपने जितना भी पढ़ा वो उसमें एक भी स्टेप ऐसी थी ही नहीं जो आपको मतलब ऐसा कुछ सीखने विखने की जरूरत हो। ठीक है, चलो देखिए, देखिए इफ कैपिटल एफ इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस 1 प्लस माइनस प्लस वाई इन, ठीक, देन देन एफ नॉट कर्ल एफ इक्वल टू। अब देखिए वेक्टर में एक बात बहुत अच्छी है, तो करना है जो भी आपको क्वेश्चन में करना है वो आपको गिवन ही दिया होता है। जैसे अगर किसी बच्चे को ज्यादा कुछ पता नहीं है और बेसिक ही पता है, क्या करे, सर एफ गिवन है, एफ डॉट कर्ल एफ निकालना है, तो वो क्या करेगा, वैसे बोल रहा हूँ बच्चों अपन नहीं, कर्ल एफ निकालेगा बच्चा हो, कर्ल एफ निकालने के बाद जो भी कर्ल एफ जो भी वो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन आ गया। ये हमने उस बच्चे की बात कर ली जिसको नहीं है मुद्दों, लेकिन हमको तो पता है। तो हमको क्या पता है जरा ध्यान से, डॉट कर्ल एफ इक्वल टू क्या, एफ एफ को हमको पता है, हम लिख सकते हैं नेबुला क्रॉस है, लिख सकते हैं बिल्कुल। और एफ डॉट नेबुला क्रॉस एफ, तो क्या आपको ये याद है कि अपन क्या करते थे, ए डॉट बी क्रॉस सी, और ए डॉट बी क्रॉस सी को ऐसा आज ये लिखा है, एक और बार दूसरी बार लिख रहे हैं एबीसी उस ब्रैकेट में। और जब भी इस तरह का एबीसी कहीं आ जाता है, मतलब दो वेक्टर फंक्शन रिपीट हो जाते हैं, सोल्यूशन क्या होता है, 0। सोल्यूशन क्या होगा, क्लियर, बहुत सिंपल है, बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पर। एक और क्वेश्चन है, ये बेटा बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहीं से एक शॉर्टकट बनाएंगे। अगर वो शॉर्टकट आपको याद है और प्रीवियस लेक्चर का भी एक ग्रेडियंट का शॉर्टकट याद है तो दोनों को मिला के भी एक क्वेश्चन करेंगे। वो क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है 20 सेकंड का हो जाए, जो बच्चे में कर रहे होंगे एग्जाम में, समझिएगा इस क्वेश्चन। इफ मैंने कहा था ये वाला आर मेरा स्केलर है और ये आर मेरा वेक्टर है, अगर आपको डाउट हो तो मैं वेक्टर लगा देता हूँ। इफ r to the power n r vector is solenoidal solenoidal vector, then find the value of n। हमें क्या निकालना है, n की। ठीक, अब चलिए ध्यान से देखिएगा क्या गिवन दिया हुआ है, मैं पहले लिख देता हूँ। गिवन दिया है कि डाइवर्जेंस ऑफ r to the power r वेक्टर इक्वल टू 0। अगर ये 0 दिया है तो मतलब क्या दिया है, नेबुला r to the power n r वेक्टर इक्वल टू i del by del x a del by del y प्लस k del by del z डॉट, ये r टू द पावर n तो स्केलर ही हो गया, और r वेक्टर का क्या हुआ, i प्लस वाई जे प्लस जेड, जीरो मत भूलना। ठीक, अब जरा देखिए इस का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अंदर क्या पढ़ोगे, सिर्फ पढ़ना है अपने को, ठीक है। आर टू द पावर एन एक्स है, आर टू द पावर एन वाई जे, आर टू द पावर एन जेड के। अब डॉट लगाओगे तो आई डॉट आई बच्चों क्या होता है, 1, तो आई डॉट आई 1 होता है, मतलब डेल बाय डेल एक्स आर टू द पावर एन एक्स प्लस, एक सेकंड सॉरी, और मैंने जे लिख दिया बच्चों, एक तो जे डॉट जे तो 1 हो गया होगा बच्चों, है ना। तो डेल बाय डेल वाई आर टू द पावर एन वाई बाय डेल जेड आर टू द पावर एन जेड इक्वल टू 0।
ठीक, तो अगर इस तरह से आप लिख सकते हो, जो भी बच्चों में करने जा रहा हूं, आपके पास हमेशा दो ऑप्शन होंगे। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में दो ऑप्शन थी, क्या था कि कर लेफ्ट निकालो, कर लेफ्ट निकालने के बाद एफ का डॉट लगाओ, एफ का डॉट लगाने के बाद, ठीक है। लेकिन यहाँ की अगर अपन बात करें, सॉरी, में अगर अपन बात करें तो एक और एफ इंटू निबला क्रॉस एफ आप लिखो, एफ डॉट निबला क्रॉस एफ, आप क्लोज ब्रैकेट में निबला एफ लिख कर जीरो कर सकते थे। सेम यहाँ भी होगा। पहले ये देखो, क्या आपको नहीं लगता है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन होगा, फर्स्ट और सेकंड? तो जरा देखिए, आर टू द पावर एन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, एक्स का वन हो गया, प्लस एक्स एज आर टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा, एन आर टू द पावर एन माइनस वन, और आर का हो गया डेल आर बाई, यहाँ भी फर्स्ट सेकंड लगा दो, सेम है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। बस y के रेस्पेक्ट में y का वन, y एज इट इज, आर टू द पावर एन का क्या हुआ, एन आर टू द पावर एन माइनस वन डेल आर बाई डेल वाई, प्लस ये फर्स्ट हो गया, तो आर टू द पावर एन जेड का वन हो गया, ये हो गया एन आर टू द पावर एन माइनस आर बाई डेल जेड। देखिए, तीनों ब्रैकेट की पहली पहली टर्म देखिए, ये टर्म देखिए, ये टर्म देखिए, आपको नहीं लग रहा है तीन आर टू द पावर एन है? इफ देर आर थ्री आर टू द पावर एन एडिशन, देन एडिशन इज थ्री आर टू द पावर एन। एंड यहाँ देखिए जरा, यहाँ पर ये एन आर टू द पावर एन माइनस वन, तीनों ब्रैकेट की सेकंड टर्म एन आर टू द पावर एन माइनस वन कॉमन आ जाएगा बच्चों। तो अगर ये एन आर टू द पावर एन माइनस वन कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, एक्स। अब आप कहोगे कि सर डेल आर बाई डेल एक्स, अब जितने भी बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किए, मैं चाहूँ तो यहाँ बता सकता हूँ, लेकिन जो भी बच्चे इसको देखेंगे वो जरा प्रीवियस को देख कर आए कि डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू मैंने बताई थी प्रीवियस लेक्चर में कि एक्स बाय आर होती है, प्लस वाई डॉट वाई बाय आर होती है, जेड डॉट जेड बाय आर होती है इक्वल टू जीरो। अब अगर मैं यहाँ, देखिए कहाँ पहुंच गई गाड़ी, आर टू द पावर एन प्लस एन आर टू द पावर एन माइनस वन, एलसीएम हो गया नीचे, स्क्वायर प्लस प्लस r to the power n plus n r to the power n minus 1 dot r square upon r, r cancel equal to 0, तो 3 r to the power n plus n r to the power n equal to 0, r to the power n यहाँ आ गया कॉमन, तो 3 plus n equal to 0, n का वैल्यू क्या हो गया, -3, जो पूछा हुआ। तो बच्चों ये दिखने में तो ये क्वेश्चन तो ऐसा लगता है कि आप भी बोलोगे कि हाँ सर हम कर लेंगे, बट ये इतना भी आसान नहीं है कि आप इसको कर लो, ठीक है। अब ये आप इसको कर तो लोगे, चलो मैं मान लेता हूँ, अगर आप चाहें तो इसी तरह के क्वेश्चन को कुछ और तरीके से भी समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं जरा मैं आपको बताता हूँ। चार क्वेश्चन लिखता हूँ। क्या क्वेश्चन अभी करा, डाइवर्जेंस ऑफ आर टू द पावर एन इनटू आर, अभी वेक्टर आप याद रखो। नंबर, डाइवर्जेंस ऑफ आर टू द पावर माइनस वन इंटू आर वेक्टर, ये दूसरा क्वेश्चन। डाइवर्जेंस ऑफ आर टू द पावर माइनस टू इंटू आर वेक्टर, ये तीसरा क्वेश्चन। ठीक, अभी तीनों क्वेश्चन को यहाँ देखिए, यही क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आ सकते हैं, नेबुला डॉट आर टू द पावर एन इंटू आर वेक्टर, नेबुला डॉट आर टू द पावर एन माइनस वन इंटू आर वेक्टर, और नेबुला डॉट आर टू द पावर एन माइनस टू इंटू आर वेक्टर। अब इन ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो एक ही बात है, आपके पास एक तरीका, दो तरीके। एक तरीका तो वो जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि भैया आप ऐसे कर लो, ठीक है, एक तरीका हो जाएगा, आप सिर्फ एक छोटा सा काम करो, तो ये स्केलर वाला आर टू एज इट इज लिख लोगे, और लिखने के बाद जो भी इसके पावर में है वो ब्रैकेट में लिख दो, और बस +3 कर दो। समझ में आया? फिर से देखो, बस याद रखना ये आर वेक्टर होना चाहिए और ये आर स्केलर होना चाहिए, तो पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे पावर आप क्या लिखो, आर टू दी पावर एन माइनस,
वो ही पावर ब्रैकेट में लिख +3 कर दो। फिर देखो यहाँ r टू द पावर n-2, ये n-2 हो गया और +3 कर दो। जो y आई एम एडिंग प्लस, यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, यहाँ पर y I am adding 3 because r equal to I plus yj plus zk, that is in r vector there are 3 variables, या ये बोल दो कि r is depend on r plus therefore यहाँ पे लिख देता हूं मैं r vector is on 3 variables। ये मैंने ऐसा बच्चों क्यों लिख दिया, क्योंकि मैंने ही एक क्वेश्चन बनाया था टेस्ट सीरीज के लिए और उसमें मेरे ही स्टूडेंट ढूंढ गए। कैसे? इससे मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूँ कि इवैल्यूएट, मतलब फिर से अभी याद तो नहीं क्वेश्चन, फिर भी मैं लिख देता हूँ। इवैल्यूएट डाइवर्जेंस ऑफ r टू द पावर n-1 into r वेक्टर, ठीक है, वेयर r बिलोंग्स टू xy। इस तरह से r है वो कितने वेरिएबल पे डिपेंड, दो वेरिएबल पे। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैंने क्यों घुमाया, क्योंकि जो भी बच्चा ये शॉर्टकट पढ़ के आएगा, वो होता है ना लकीर के फकीर की, नकल करने में भी तो अकल लगती है कि ना बेटो। तो जो भी बच्चा नकल करेगा, तो चीटिंग करेगा, तो वो क्या करेगा, वो r की पावर n-1 लिखेगा, फिर n-1 लिखेगा और यहाँ +3 कर देगा। मैंने यहाँ क्वेश्चन बदल दिया और मैंने यहाँ पर बोल दिया कि r और y के ऊपर डिपेंड है, मैं लिखूं r इज डिपेंड ऑन, r इज डिपेंड ऑन x एंड y बिलोंग्स टू, r is on two variables, x and y। तो अगर r x और y पे डिपेंड हो गया, यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा, तो ये आंसर हो गया n+1 r पावर n-। अब अगर यहीं पर अगर आप इसको सोलेनोइडल बोल दो और आप n की वैल्यू निकाल दो, जैसे कंडीशन डाल देते हैं, इफ r टू द पावर n-1 r वेक्टर इज सोलेनोइडल, क्वेश्चन को बढ़ा दिया, ठीक है, या इनकम्प्रेसिबल या यूनिडायरेक्शनल, तो देन क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ r टू द पावर n-1 r वेक्टर की वैल्यू 0 हो गई। ये क्या हुआ बच्चों, r टू द पावर n-1 n-1 + 2 इक्वल टू 0। तो r टू द पावर n-1 n+1 इक्वल टू 0, देयरफॉर n का वैल्यू -1। ये अभी 3 पे डिपेंड होता, 3 वेरिएबल पे डिपेंड होता, तो यहाँ +3 करते तो 3 - 1 दैट इज 2 होता, तो n का वैल्यू क्या हो जाता, -2। भले, ठीक। तो इस तरह से इस कहानी को पढ़ते हैं। अब चलिए जरा देखिए, इफ कैपिटल एक्स आई प्लस XZ J प्लस 2YZ K, देन पूछा क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ, जरा देखिए बात को समझिए। अगर मैं बोल रहा हूँ कि तरीके कैसे 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 तरीके हैं, अगर आपको है कर्ल एफ, तो एक तरीका तो ये भैया इस फंक्शन का कर्ल निकाल दिया जाए, तो आप कर्ल निकालो। अब कर्ल निकालने के बाद आप डाइवर्जेंस, तो डेफिनेटली दो स्टेप हो गए यहाँ पे, डिफरेंशिएशन करना है, डिटरमिनेंट निकालना है, मतलब कर्ल में डिटरमिनेंट आप निकालोगे,
यहाँ पर एग्जामिनर के पास चांस मिल जाता है कि बच्चा गलती करते और आंसर गड़बड़ हो जाए। लेकिन अगर जिस बच्चे को पता है कि डाइवर्जेंस का मतलब होता है नेबुला, यहाँ लगा दो डॉट, लेफ्ट का मतलब, तो वो ये बोल देगा कि सर ए डॉट बी क्रॉस सी दैट इज ए बी सी, ऐसा बोल दो। वो जो भी और इसको बोल देती हो, हाँ भी तो वेक्टर फंक्शन क्लोज ब्रैकेट में रिपीट हो जाए, क्या हो जाएगा। अब उस बच्चे के लिए तो ये ओरल क्वेश्चन हो गया, ठीक, क्लियर। जरा एक और क्वेश्चन करते हैं, आया हुआ क्वेश्चन सर देखिए, सॉल्व ए डॉट नेबुला बाय आर, मतलब ये निकालना है। अब जरा आप देखिए, अब आपकी मर्जी, नेबुला का मतलब क्या होता है, पहचानने वाली बात है, ए डॉट नेबुला 1/r। अब ए डॉट नेबुला 1/r में ए तो एज इट इज, नेबुला 1/r मतलब क्या हुआ, ग्रेडियंट ऑफ 1/r। ग्रेडियंट ऑफ 1/r तो क्या होता है, यहाँ पे करके बता देता हूँ, -1/r² इंटू आर कैप। जो भी बच्चा इसको देख रहा है वो बाद में देखे तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देखे रिकॉर्डिंग का। -a/r², और आर कैप का मतलब होता है r/r। आंसर हो गया ए, आर वेक्टर है बेटा ये, ऑन आर, लीजिए आंसर हो गया। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, और अब आप खुद सोचो कि कितनी देर में अपन ने इस 2 नंबर के क्वेश्चन को खत्म कर दिया। मैंने कहा था कि अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको करना है सॉल्व, तो ये आपके ऊपर डिपेंड, चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको अगर शॉर्टकट याद है तो ये आपके लिए 1 मिनट का है, नहीं तो ये 5-6 मिनट का, और उसमें गलती होने की चांसेस देखते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड r टू द पावर m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन, ऑल्सो नेबुला स्क्वायर 1/r इक्वल टू। तो सवाल ये है कि 2 क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया और लिंक भी क्वेश्चन में लिख करते हैं, और अगर लिंक इन्होंने कर दिया तो आप ये समझ लेना कि 2 नंबर का हो जाएगा, एक नंबर। देखिए एक तरीका क्या है कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड r टू द पावर m आपको चाहिए, तो ग्रेड r टू द पावर m निकालो, तो भी आ रहा है उसका डाइवर्जेंस निकालो। मतलब वेक्टर में अच्छी बात ये होगी कि फ्लो तो आपको गिवन होगा, फ्लो को करने की करना तो न्यूमेरिकली पढ़ेंगे ना बच्चों, तो कहीं तो गलती होगी, गलती के लिए एग्जामिनर आपका घात लगा के खड़ा हुआ है बिल्कुल। तो अब जरा आपने, अब अगर आपको याद हो तो क्या हम लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ r टू द पावर m इक्वल टू क्या होता है, m r टू द m -1 इंटू आर कैप, शॉर्ट, ठीक। अगर ऐसा है, ये हो गई एक बात, और आगे बढ़ते, अब जो भी आया है इसका मुझे क्या निकालना है, डाइवर्जेंस। अब आप देखिए ग्रेडियंट ऑफ r टू द पावर m आपने एक लाइन में निकाल लिया, ये m में बाहर, यहाँ मैं लिख देता हूँ डाइवर्जेंस, और r टू द पावर m-1, क्या r कैप का मतलब होता है r वेक्टर अपॉन r स्केलर, और थोड़ा ढंग से लिख देते हैं m into, डाइवर्जेंस को लिख सकते हैं नेबुला डॉट, और ये हो गया r टू द पावर m-2 इंटू आर वेक्टर। क्या ये अभी ऊपर लेक्चर में शॉर्टकट नहीं बताई मैंने, क्या है ये शॉर्टकट, क्या कि r टू द पावर m-2 ऐसे ही रहने दो, और m-2 जो भी पावर में हो ब्रैकेट में लिखो और +3 कर दो। बेटा अगर कुछ गिवन नहीं है मतलब आर वेक्टर जो है 3 वेरिएबल पे ही डिपेंड है, 2 वेरिएबल पे डिपेंड होगा वो एग्जामिनर खुद देगा। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो आया सोल्यूशन, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड r टू द पावर m इक्वल टू m इंटू m+1 r टू -2, ये आंसर होगा। अब ये जो 3 लाइन में आया है आंसर, नहीं तो ये 15 लाइन हो जाती है, और बहुत सारी कैलकुलेशन लेंदी होने की नहीं है। अगर कैलकुलेशन ज्यादा है तो आपको तकलीफ आएगी, आपको प्रॉब्लम आएगी। आप इसको, क्या डाइवर्जेंस को लिख सकता हूँ नेबुला डॉट नेबुला r टू दी पावर m, और ये कहानी है एज इट इज m इंटू r टू दी पावर m-2,
हम इसको लिख सकते हैं नेबला स्क्वायर आर टू दी पावर इक्वल टू एम इंटू एम प्लस वन आर टू दी पावर एम माइनस टू। ठीक, तो यहाँ देखिए, अब यहाँ आपको कैलकुलेशन लिखना है। बताइए आपको नेबला स्क्वायर वन बाय आर, मतलब आपको यहाँ पर वन बाय आर चाहिए, तो क्या मैं एम की वैल्यू माइनस वन पुट कर दूं? तो नेबला स्क्वायर और ये हो गया आर टू दी पावर माइनस और इक्वल टू माइनस वन प्लस वन, बच्चों ये क्या हो गया? जीरो। तो क्या हम लिख सकते हैं नेबला स्क्वायर वन बाय आर इक्वल टू। तो इसीलिए इस क्वेश्चन के बारे में बच्चों मैंने आपसे बोला कि लिंक क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन और करते करेंगे। ठीक, जरा समझिए। इफ कैपिटल एफ इज अ solenoidal solenoidal दिया हुआ है, देन देखिए क्या पूछा है। कर्ल 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 एफ इक्वल टू बस। अब आप इस जरा ध्यान से सुनिए। दो चीजें अगर आपको याद है तो कुछ मैं यहाँ पर एक से क्या क्या था फॉर्मूला, अगर आपको याद हो आज ही लिखा है। कर्ल कर्ल एफ इक्वल टू है वो ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस एफ माइनस नेबुला स्क्वायर एफ। ठीक, ये आज अपन ने पढ़ा था, मैंने प्रॉपर्टी में बोला था। तो देखो गिवन क्या दिया, गिवन दिया है कि डाइवर्जेंस एफ इक्वल। अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, वी नो दैट, क्या हम जानते हैं, साइड में लिखा है कर्ल कर्ल एफ इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस एफ माइनस नेबुला स्क्वायर एफ। तो जरा देखिए, कर्ल कर्ल एफ इक्वल टू, अब क्या डाइवर्जेंस एफ तो जीरो है, तो ये जीरो हो गया और माइनस नेबुला स्क्वायर एफ हो गया। मेरे पास कर्ल कर्ल एफ की वैल्यू माइनस नेबुला स्क्वायर एफ हो गई और इक्वेशन नंबर वन हो गई। जरा फील करो, इस कर्ल कर्ल एफ को भी एफ फंक्शन बोल दो, कैपिटल एफ। तो अब अगर मैं यहां लिखूं कर्ल कर्ल और एफ, एफ की बजाय क्या है, कर्ल कर्ल एफ, ऐसा लिख दो। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कर्ल कर्ल और ये इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर वन से माइनस नेबुला स्क्वायर एफ हो गई। अब इस पूरे को आप F1 F2 बोलना है बोलो, और ये प्रॉपर्टी लगाओ, प्रॉपर्टी नंबर ए। तो अब जरा देखो क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एफ मतलब माइनस नेबुला स्क्वायर एफ माइनस, अब क्या होगा, नेबुला स्क्वायर माइनस नेबुला स्क्वायर ऑफ माइनस नेबुला स्क्वायर एफ, ये पूरा फंक्शन है मेरा। तो अब आपको पता है कि ये डाइवर्जेंस ये तो कहानी जीरो है। तो कैसे जीरो है मैं आपको बता देता हूँ, लिख देता हूं मैं माइनस ग्रेडियंट डाइवर्जेंस, और क्या ये नेबुला डॉट नेबुला एफ लिख सकते हो, ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया और ये नेबुला टू दी पावर फोर एफ हो गया। ये जो नेबुला इसको राइट, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन यहां से देखिए, नेबुला डॉट एफ क्या है, जीरो। अगर ये जीरो है तो आप क्या बोल सकते हो, देयर फोर कर्ल 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 एफ इक्वल टू नेबुला टू द पावर फोर। ठीक, तो ये हो गया आपका डाइवर्जेंस और कर्ल से रिलेटेड एक बेसिक। तो बच्चों अब अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर लाइन इंटीग्रल। बस टाइम भी है, थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लें। जस्ट गिव मी 2 minutes।
बच्चों अपने को अब क्या पढ़ना है? अब हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइन इंटीग्रल। एक सेकेंड।
करते हैं इंटीग्रल। अब जरा समझिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एवर आस्क इन एग्जामिनेशन। तो बच्चों इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। कोशिश करता हूँ तो एक overview देने के लिए क्वेश्चंस, IQs एंड अगर आपको इस लाइन इंटीग्रल को आपको पढ़ना है, ठीक है, तो एक सेकंड जस्ट, हाँ, तो जरा आप देखिए लाइन इंटीग्रल को समझने के लिए कि कोई भी एक एक्सिस वाई, कोई भी एक्सिस है एक्सिस, ठीक है, कोई भी एक कर्व, ठीक, ये पॉइंट, ये कोई पॉइंट पी, इसका मतलब अगर कोई पार्टिकल टाइम पे ओ पॉइंट और इस पर कोई फोर्स लगाया एफ, ये पार्टिकल की पोजीशन क्या हो गई, यहाँ आ गया। कितना वर्क डन हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ फोर्स की वजह से, ये हम इवेल्युएट करेंगे लाइन इंटीग्रल की मदद से। अब जो भी मैंने ये वर्ड बोले, मैंने क्या क्या बोला जरा इसका एनालाइज करो। मैंने बोला फोर्स, मतलब एफ इज फोर्स किस पर लगाया जा रहा है, किसी कर्व पर, तो कर्व। और आप खुद फील करो कि कभी भी किसी चीज को धकेला जाए, फोर्स लगाया जाए, जगह पर जाएगी दूसरा प्लेस, मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट होना चाहिए। अगर आपने ये तीन एनालाइज कर ली, तो आप ये समझ लो कि आपका लाइन, अब होगा क्या, कुछ क्वेश्चन हो कि कुछ क्वेश्चन में जैसे आप क्वेश्चन देखोगे, तो आप सबसे पहले, मेरा सजेशन जो है, मेरा सजेशन ये है कि आप नंबर 1 पॉइंट देखो। अगर किसी भी क्वेश्चन में 2 पॉइंट है, वो पॉइंट से तो फ्री हो गया, यहाँ से तो फ्री। अब जो क्वेश्चन में जो भी क्लिक होगा, क्वेश्चन होगा तो तुम्हें, और नहीं, वो कर्व थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो सकती है, कर्व अलग दी हुई है, और अगर कर्व अलग दी हुई है तो पॉइंट भी, कर्व और पॉइंट आपस में म्यूचुअल है। जैसे कर्व एक सिंपल कर्व की पैराबोला, तो मान लीजिए कि ऐसी ट्राइंगल हो गई, ऐसी ट्राइंगल हो गई, ओ ए बी 3 पॉइंट हो गए, पॉइंट अगर कर्व, जो कर्व है, अगर कर्व मान लो हो गई, तो ये क्या हो गया, ए बी सी डी हो गए। कर्व और पॉइंट दोनों म्यूचुअली आपस में रिलेट हो गए। अब पॉइंट देखोगे तो कर्व मिल जाएगा, कर्व देखोगे तो पॉइंट, ठीक है। अब आपको कभी भी नहीं हटना है अपने बेस से कि सर मैं तो लाइन इंटीग्रल निकाल सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट के बीच में। तो अगर 2 से ज्यादा पॉइंट है, वो कर्व स्प्लिट होके काम करेगी, स्प्लिट होके काम करेगी, मतलब आप ओ ए सॉल्व कर लो, ओ सॉरी ओ बी सॉल्व कर लोगे, बी ए सॉल्व कर लोगे, और फिर ये सॉल्व कर लोगे, ऐड करोगे तो टोटल उस कर्व में होने वाला वर्क डन आप पता लगा। सिमिलरली यहाँ पे पॉइंट के 4 अपने बेस से मतलब, मैं तो कि निकाल सकता हूँ 2 पॉइंट के बीच में, ये हो गया, ये 2, ये हो गया 2, और ये हो गया 2 पॉइंट ऐड कर दो। अब जो आखिरी कार्यक्रम होगा वो होगा फंक्शन। अगर फंक्शन लेंथी आ गया, फंक्शन के लेंथी होने का मतलब है क्या, तो अगर इन तीन चीज लोगों में अगर आपने समझा जो मैं कह रहा हूं, ये मान के चलिए कि आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब जरा मैं कुछ एक डेफिनेशन, जो भी मैंने बोला है उसको थोड़ा डेफिनेशन के रूप में ऑफिशियली लिख देते हैं। लाइन इंटीग्रल इज, line integral is evaluated evaluated along the curve वर्ड यूज करेंगे बच्चों, भी 2 पॉइंट आएंगे, कर्व के along, कर्व बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट, ठीक। और आगे क्या लिखते हैं, एंड इट इज डिफाइंड एज, कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है, इंटीग्रेशन एफ डॉट ई आर, ठीक, वेयर
आप सबको पता है कि आर का मतलब आर वेक्टर होता है एक्स प्लस वाई। आर वेक्टर क्या हो गया बच्चों? dx i प्लस dy j प्लस z k। यार, ये बेहद important है। आप कुछ पॉइंट की बात करें, कुछ पॉइंट कि लाइन इंटीग्रल क्या कह देता है, तो मैं लिख देता हूँ लाइन इंटीग्रल gives the total work done, total by the force, by the between टू पॉइंट। देखो यहाँ पर भी टू पॉइंट चला, दो पॉइंट चला होंगे नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि कर्व में दो पॉइंट नहीं होंगे। कर्व में तो दो से ज्यादा हो सकते हैं, बिकॉज कर्व रेक्टेंगल भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। एक और बात, एक कर्व तो आप जानते हो कि कार्टेशियन कर्व होती है y इक्वल टू एफ ऑफ। मैंने कहा कि अगर वो यहाँ पर f जो है बड़ा अजीब हो गया। एफ अजीब कब होगा? क्योंकि देखो, जब आप एफ डॉट डी आर निकालो, तो जो डी आर की वैल्यू है, डी आर और एफ का जब डॉट होगा तब इक्वल फोर्स निकल, मतलब इंटीग्रेशन का फंक्शन निकल कर आएगा, और वो ही आपको सॉल्व करना है। बाई चांस अगर ऐसा हो जाए कि इफ इक्वल टू एक्स टी, वाई इक्वल टू वाई टी, जेड इक्वल टू जेड टी, आर पैरामेट्रिक कर्व, किसी कर्व पर हो, पैरामेट्रिक कर्व या इक्वेशन ऑफ कर्व, देन वैसे तो इससे मैं बचा लूंगा आपको क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ। तो एफ डॉट डी आर को, बिकॉज एक्स वाई और जेड तीनों वेरिएबल टी पे डिपेंड है, तो आप उस समय थोड़ा सा स्मार्ट मूव कर दो कि डी आर बाई डी टी कर दो और डॉट पे डिपेंड करेगा। ठीक, ये हो गई एक और पॉइंट, एक पॉइंट, दो पॉइंट और। आप नोटिस करना, कई बार आप लाइन इंटीग्रल में इस तरह का नोटिफिकेशन देखो, तो ये क्या होता है? रिजल्ट ऑफ लाइन इंटीग्रल, result of line integral also known as circulation। आप बताओ क्यों बोल रहा हूं मैं सर्कुलेशन? सर्कुलेशन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जैसे रेक्टेंगल है तो ओ ए बी बी सी सी हो, तो वो भी क्या है, होता है सर्कुलेशन होता है, वो अलोंग द कर्व, अलोंग कर्व। ठीक, अब लास्ट लाइन, इफ दी लाइन इंटीग्रल इज जीरो, कभी लाइन इंटीग्रल जीरो along दी क्लोज्ड कर्व। अब ये कहानी सिर्फ क्लोज कर्व में होगी, इसलिए इसको याद रखना, along द क्लोज कर्व सी। अब आप बोलोगे कि देन एफ इज इरोटेशनल। आप क्या बोलोगे? इरोटेशनल मतलब वो घूमेगा नहीं, इरोटेशनल मतलब वो सर्कुलेशन जो हुआ, ए ओ ए बी बी सी सी और इसका आंसर जीरो हो गया, तो मतलब वो क्या हो गया बच्चों? इरोटेशनल हो गया। आपको जो एक और बात ध्यान रखना है वो ये है कि एग्जाम में आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसमें ये ज्यादा वर्ड यूज किया गया है कि इवेल्युएट लाइन इंटीग्रल। जब भी इवेल्युएट लाइन इंटीग्रल आएगा, तो आपको ये याद रखना है कि अबाउट डी आर यहाँ पर पूछा गया है। जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कैपिटल एफ इक्वल 3xy माइनस आई स्क्वायर जे। ठीक, देन अब मैं यहाँ पर क्या 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 लिख रहा हूँ? अभी मैं लिख रहा हूँ देन लाइन इंटीग्रल इज mark where C is the curve y equal to 2x square
in the xy plane from 0,0 to 1,2। मेरी बात को ये जो लाइन इंटीग्रल इस बोला गया है, तो आपको ये याद रखना है कि सर लाइन इंटीग्रल इसका मतलब होता है एफ डॉट डी आर नंबर वन। तो आप किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी मत देखो, सबसे पहले आप एफ डॉट डी आर निकालो। जरा देखिए यहाँ पे क्या है। एफ है 3xy माइनस वाई स्क्वायर जे। डी आर की वैल्यू यहीं पे लिख देता हूँ। डी आर की वैल्यू वैसे तो क्या होगी, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के होगा। बट यहाँ तो एक्स वाई प्लेन में दिया हुआ है, तो एक्स वाई प्लेन मतलब आंसर तो जेड तो जीरो हो गया। और उसके बाद कुछ भी ना पढ़ते हुए सबसे पहले एफ डॉट डी आर निकालिए। तो आप एफ डॉट डी आर निकालेंगे, आई डॉट आई क्या हो गया, ये क्या हो गया 3xy dx माइनस स्क्वायर dy हो गया। नंबर वन दे दो उसको। अब क्वेश्चन को फिर से जब आप एफ डॉट डी आर निकाल लें के बाद आप देखो पॉइंट, अरे 0 to 2 पॉइंट से लेकर समझिए, हमेशा अगर 2 पॉइंट है तो वो ओपन कर्व है, और हमेशा 2 से ज्यादा पॉइंट है तो वो क्लोज कर्व है, क्योंकि वो वहीं से पहुंच के वहीं पहुंचे। एंगल में 0 से पहुंच के वापस 0 में पहुंच गया एंगल। ठीक है। अब और ये कर्व देखो कि y इक्वल टू, अब यहां जरा एक बात बताइए कि अगर मैं इसको ऐसा लिख लूं 3xy dx माइनस वाई स्क्वायर। अब एक इंटीग्रेशन का बेसिक, जो इंटीग्रेशन का बेसिक है वो कुछ इस तरह का है। क्या हमने इंटीग्रल कैलकुलस में डिस्कशन किया था। आप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, फंक्शन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ एक्स। अगर आप इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फंक्शन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ y, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। बट यहाँ जरा देखिए आप कि अगर आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो पूरा फंक्शन x में चाहिए, तो ये y तो आपको चाहिए ही नहीं। और ये मैं पहले भी इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ाते समय बोल चुका हूँ कि ऐसी पोजीशन आती है तो सिर्फ और सिर्फ गिवन कर्व की मदद से ही आप इसको एक्स में बदल सकते हैं। मतलब गिवन कर्व की मदद से मतलब सिंस y इक्वल टू 2x स्क्वायर हम जानते हैं, ये फंक्शन बदल जाएगा 3x डॉट 2x स्क्वायर dx माइनस वाई स्क्वायर dy। आप इसको 6x क्यूब लिख सकते हो, बिल्कुल। ये तो इसको तो चेंज करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक। अब ये पूरा फंक्शन एक्स में हो गया तो एक्स की लिमिट जो कितनी है 0 to 1। लो साहब 0 to 1 हो गई। वाई की लिमिट कितनी है 0 to 2, तो 0 कर लेना, और 6x/4/4 माइनस वाई क्यूब बाई 3 0 to 8। हाँ हो गया, ये हो गया 3/2 माइनस 8/3। और ये जो भी आपका एलसीएम एलसीएम लेकर जो भी सोल्यूशन आ रहा है सोल्यूशन। ठीक है। ये एक आसान क्वेश्चन हो गया। धीरे धीरे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन देखिए। यूजिंग लाइन इंटीग्रल compute the work done, using line integral compute the work done by the force capital F equal to 2y plus 3i plus zj plus yz minus x a। Clear? When moves a particle from the point from the point
0,0,0 2,1,1 along the curve x equal to 2t square, y equal to t and z equal to t cube. हमने वर्क डन निकालना है, हमको समझ में किया हुआ है। मैंने तो आपको क्या बोला, सबसे पहले एफ डॉट डी आर निकाल, मैं डायरेक्टली लिख देता डॉट डी आर की वैल्यू क्या होती है, डी एक्स आई डी वाई जेड डी जेड। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y प्लस 3 dx प्लस जेड डी वाई प्लस वाई जेड माइनस एक्स। तो पहले तो ये कहानी है सर, वाई जेड माइनस एक्स, ठीक, काम खत्म। अब आप दूसरी बात देखो, पॉइंट देखो, पॉइंट कितने हैं, तो पॉइंट में प्रॉब्लम नहीं है, एफ तो आपने देख ही लिया है। अब अगर 2 पॉइंट है मतलब कर्व तो ऐसी होगी, अलोंग ओपन कर्व होगी। अगर ये ओपन कर्व होगी तो एग्जामिनर को कुछ तो नया देना था, तो उन्होंने कार्टेशियन की बजाय यहाँ पर इन्होंने पूरा कर्व कैसा दे दिया, पैरामेट्रिक फॉर्म में दे दिया। एक्स भी टी पे डिपेंड है, वाई भी टी पे डिपेंड है और जेड भी टी पे डिपेंड है। तो बार जब भी आपके इक्वेशन में आने वाले 2 या 3 वेरिएबल किसी चौथे या तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड होकर कुछ इक्वेशन बना ले, तो वो क्या कहलाती है, पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब जरा प्रॉब्लम देखो, पहला इंटीग्रेशन देखो, ये इंटीग्रेशन रेस्पेक्ट में करना है। अब बेसिक रूल क्या है कि फंक्शन, तो ये तो y में है, तो पिछले क्वेश्चन में y को हमने बदल दिया था और वो बदल गया था बहुत आसानी से x के फॉर्म में, कर्व कार्टेशियन में था। बट यहाँ पर अगर आप y को बदलने जाएंगे और y की वैल्यू लिखेंगे t यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, 2t+3 हो जाएगा और dx। तो प्रॉब्लम तो वही का वही है ना, कि विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है तो फंक्शन तो x में होना चाहिए, ये तो फंक्शन t में हो जाएगा, तो अपनी प्रॉब्लम तो वही रहेगी। समय पूरा ये जो फंक्शन है ये t और dt में बदलेगा, का जो हिंट है वो कर्व खुद देती है कि x को भी t में बदलो, y को भी t में बदलो, z को भी t में बदलो बाय यूजिंग दीस सब्स्टिट्यूट। तो अब जरा आप देखिए, 2t² होता है, y इक्वल टू t होता है, z इक्वल टू t, सॉरी t क्यूब है, हो गया ये t क्यूब। तो क्या मैं यहीं से dx का वैल्यू निकाल लूं 4t dt, dy का वैल्यू निकाल लूं dt, और dz का वैल्यू निकाल लूं 3t² और dt। अब अगर अपन यहाँ देखें तो देखो क्या हुआ, 2t+3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx, 4t dt लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस z, व्हाट इज x, 2t², z is t⁻3, दैट इज 2t⁻5, और dy की वैल्यू क्या है dt, प्लस yz मतलब t⁻4 माइनस x मतलब 2t² एंड dz का वैल्यू हो गया 3t² और dt। क्या अब आपको लग रहा है कि पूरे टी में बदल गया, लेकिन जब टी में ये बदलेगा, लिमिट तो बेटा एक्स वाई जेड में दी हुई है, तो यहाँ पे लिमिट भी बदलेंगे। यहाँ मैं लिमिट बदल देता हूँ इधर, कोई सा भी एक सब्स्टिट्यूशन ले लो, एक्स इक्वल टू 2t² ले लिया। सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर फॉर चेंजिंग लिमिट शुड आई यूज ऑल 3 सब्स्टिट्यूशन, शुड आई यूज ऑल 3 सब्स्टिट्यूशन, नो, किसी भी एक सब्स्टिट्यूशन से लिमिट बदलोगे तो लिमिट तो चेंज वही होगी जो होना है। तो देखिए, अगर मैं x इक्वल टू 0 रखता हूँ, t का वैल्यू भी 0, और x का अपर लिमिट है 2 अगर मैं रख दूं तो 2 कैंसिल, तो t की वैल्यू 1। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर 2 कैंसिल होने के बाद तो t² इक्वल टू 1 आया, तो t की वैल्यू तो +-1 हो जाएगी, नहीं होगी, क्योंकि t की लोअर लिमिट तो क्या है 0, मतलब वो बोल रहा है कि 0 के नीचे नहीं है, कर्व जो भी है 0 0 0 से ऊपर है 2 1 1 में, तो ये दूसरे तीसरे चौथे क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा नीचे, ठीक है। t की लिमिट होगी वो क्या होगी, जो 2। तो अब अगर आप इस कहानी को थोड़ा सा सरल करोगे तो 0 to 1, तो dt सब दूर से यहाँ, यहाँ और यहाँ है तो कॉमन ले लूंगा मैं, 4t का मल्टीप्लाई अंदर किया तो क्या हुआ, 8t² प्लस 12t प्लस 2t⁵ प्लस 3t⁶ हो गया, पावर ऐड होगी, -6 होगा यहाँ पे, 6t⁴
और dt इंटीग्रेट करना सबको आता है 8t³/3 प्लस 12t²/2 प्लस 2t⁶/6 3t⁻7/7 माइनस 6t⁵ लिमिट लगा दिया 0 to 1 जो भी सोल्यूशन है वो आप निकाल लें। ठीक, तो जो भी आएगा ये टोटल आपका देखिए ये क्वेश्चन से भी हो जाता है। अभी अपन ऐसा करेंगे और जब स्टोक थ्योरम पढ़ेंगे तो स्टोक से भी करेंगे। चलिए कैपिटल F इक्वल टू स्क्वायर प्लस y² I माइनस 2xy and C is the rectangle. C is the rectangle in the xy plane bounded by x equal to 0, comma y equal to 0, comma x equal to a, comma y equal to b। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्यों क्वेश्चन है? बहुत सारे बच्चे इसको लेंदी समझते हैं बट आई डोंट थिंक सो। नहीं है। मैंने क्या कहा बच्चों, सबसे पहले तो आप एफ डॉट डी आर, उसके पहले तो कुछ सोचो मत। एफ डॉट देखिए, स्क्वायर प्लस y² dx माइनस 2xy dy, कोई बात खत्म। अब निकालने की बात, कर्व के ऊपर यहाँ पर देखो, ये बोल रहा है रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में कितने पॉइंट होते हैं? 4 पॉइंट होते हैं। तो पॉइंट ढूंढते हैं। x 0 है, y 0 है, एक पॉइंट तो हो गया 0। x 0 है और y b है, एक और पॉइंट हो गया। x a है और y 0 है, और x a है और y b। ठीक, तो इस तरह के ही 4 पॉइंट हो गए। अगर मैं यहाँ पर इस रेक्टेंगल को ध्यान से देखिए, ये क्या हुआ? 0,0 तो a,0, ये b हो गया a,b, और एक और पॉइंट ले लेते हैं सी, 0, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि जो कर्व है वो रेक्टेंगल है, और वो रेक्टेंगल में बेटा क्लोज है। तो यहाँ पर क्या देखना है कि बेस को नहीं भूलना है। लाइन इंटीग्रल जो इवैल्यूएट होता है वो होता है सिर्फ 2 पॉइंट के बीच में। इन दिस क्वेश्चन देयर आर 4 पॉइंट्स। फर्स्ट वी हैव टू स्प्लिट दिस कर्व इन 4 डिफरेंट पार्ट्स लाइक OA, AB, C and CO. So whenever you evaluate OA, so it shows you are evaluating line integral in these 2 points. After that, when you evaluate AB, तो ये क्या शो करेगा कि ये AB मतलब फिर से 2 पॉइंट हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर? तो क्या ये सर्कुलेशन नहीं हो रहा? थोड़ी देर पहले मैंने लाइन इंटीग्रल के लिए मैंने कहा था कि ये लाइन इंटीग्रल का मतलब ही क्या होता है? सर्कुलेशन। तो अगर इसका आंसर 0 आ गया तो इसको आप फिर से क्या बोल दोगे? ये सर ये हो गया, ये इररोटेशनल हो जाएगा। एक सेकंड बेटा होल्ड। तो अब अपन शुरू करते हैं। बेस अगर भूले तो गेम खत्म हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो जो पहली। ठीक, अब जरा देखिए, हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं और ओ ए। अब आप एक बात बताइए, ओ ए पर जाओगे तो कौन सी एक्सिस पे चल रहे हो? एक्स पे। एक्स पे चल रहे हो तो एक्स वेरी होगी। यहाँ पर एक्स कहां से कहां तक वेरी होगा बच्चों? 0 to a, यहाँ तक ए तक पहुंच गए। और जिस समय एक्स वेरी हो रहा है वाई का वैल्यू 0 है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर वाई का वैल्यू 0 क्यों?
क्योंकि आप यहाँ से पॉइंट से देख लो, एक्स यहाँ पे 0 है और ए तक पहुंचते पहुंचते एक्स ए हो गया, वाई की वैल्यू 0 है, यहाँ भी 0 है, तो डी वाई 0। तो अब अगर इक्वेशन 1 की बात करें, कुछ ऐसा लिखते हैं इसको, ओ ए को इवेल्युएट कर रहे हो, एफ डॉट डी आर है, लिमिट हो गई 0 टू ए। अब डी वाई का वैल्यू 0 मतलब ये 0, और y का वैल्यू 0 मतलब वाई स्क्वायर भी 0, तो मतलब सिर्फ क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा और dx बचा, जिसको आप बोल सकते हो एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट हो गया 0 टू a। तो ये हो गया ए क्यूब बाई 3 और इक्वेशन नंबर 1। ठीक, एक बात खत्म। फॉर ए बी, अब अपन ए बी की बात करें। अब अगर अपन यहाँ बात करेंगे ए बी की, ए बी में कौन सी चीज पे आप चले, वाई पे चले, तो वाई कहाँ, वाई के पॉइंट देख लो, वाई कहाँ से कहाँ तक वेरी हुआ, 0 टू बी, एंड वाई वेरिंग y in 0 to b at that moment, क्या आपको नहीं लग रहा कि x की जो वैल्यू है, जो भी x की वैल्यू है वो a है, तो अगर x की वैल्यू a है तो क्या dx की वैल्यू 0 हो गई। तो अगर मैं यहाँ a b f डॉट बी आर निकालूं तो लिमिट क्या हो गया, 0 टू b, dx का वैल्यू 0 मतलब ये पूरा 0, और -2x, x कौन है, a y और dy, तो -2a, y का इंटीग्रेशन हो गया वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट हो गया 0 टू b, 2 2 कैंसिल, ये हो गया -ab स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब इसको आगे बढ़ाते हैं अपन अपने इस कहानी को, एक सेकंड में पेज और लेना पड़ेगा। तो अब अगर अपन उस कहानी को आगे बढ़ाए हैं, तो देखिए, बात कर लें बी सी की, बात कर लें, तो अपन क्या लिखेंगे, फॉर बी सी। अब बी सी में क्या आपको नहीं लगता कि ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स, अगर एक्स के पैरेलल हो गया तो एक्स यहाँ पे कितना है, ए टू जीरो, ए टू जीरो, एंड वाई वेरिंग एक्स फ्रॉम ए टू जीरो, वाई इक्वल टू कितना हुआ, बी, देयरफॉर डी वाई का वैल्यू कितना हो गया, 0। ठीक, अगर मैं यहाँ बी सी एफ डॉट डी आर निकालू, सबसे पहले लिमिट क्या लिख दूं, ए टू जीरो, फंक्शन लिख लो ऊपर, फंक्शन क्या है, वाई की वैल्यू डी वाई 0 मतलब ये 0, और वाई की वैल्यू बी है, तो अपन यहाँ पर क्या लिखते हैं, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी स्क्वायर एक्स, और लिमिट हो जाएगी ए टू 0, और लिमिट अगर 0 है तो लोअर लिमिट लगाओगे तो -a³ बाई 3 और -ab² और इक्वेशन नंबर 3। ठीक, लास्ट और CO, अगर आप CO की बात करो तो यहाँ देखिए, वापस डायग्राम पे जाना पड़ेगा। CO मतलब ये, इसको आप क्या बोलोगे, y वेरी हो रहा है, y कहां से कहां तक वेरी हो रहा है, b टू 0, और x की वैल्यू दोनों ही एंगल, दोनों ही पोजीशन पे 0 है, तो x 0 तो dx 0 हो गया, x 0, देखो पॉइंट से देख लो अगर किसी को भी कंफ्यूजन हो रहा है, PO एफ डॉट डी आर इक्वल टू, अब जरा आइए ऊपर, याद रखिएगा x और dx दोनों 0 है, x 0 तो ये 0 और dx 0 तो ये 0, यानी पूरी कहानी ही क्या हो गई, 0। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 सबको ऐड कर दें, तो आप क्या लिखोगे बच्चों, एफ डॉट बी आर इक्वल टू, पहला क्या था, a³ बाई 3, दूसरा क्या था, -ab² ऐड करते जा रहा हूँ, -a³ बाई 3 और -ab² और +0, ये दोनों कैंसिल, आंसर होगा -2ab²। अब अगर ये वर्कडन वगैरह की बात कर रहा है, तो ये तो मैथमेटिकल क्वेश्चन हो गया, अगर टेक्निकली अगर ये वर्कडन वाली बात करें, तो आप क्या करना बच्चों, माइनस साइन को इग्नोर कर देना, प्लस साइन हो जाएगा, और डिपेंड करेगा क्वेश्चन में पूछा है। ठीक, अगर इसका आंसर 0 आता तो इसका मतलब क्या होता कि जो इसका
सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन क्या है, 0। ठीक, चलिए अब अगर एक और क्वेश्चन करते हैं, ये दोनों क्वेश्चन बेहद अच्छे, यहाँ से आप कुछ और जरा आप ये देखिएगा। इफ कैपिटल F इक्वल टू YZI प्लस ZXJ प्लस XYK, ठीक, एंड C is the curve, C is the curve, और वो कर्व क्या है, x इक्वल टू, इधर लिख देते हैं, C is the curve x equal to a cos t, y equal to b sin t, and z equal to ct। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है, देन द लाइन इंटीग्रल इज क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये हो गया। ठीक, अब सबसे पहले मैंने क्या कहा बच्चों, क्या कर लो, एफ डॉट डी आर निकालो, क्या होगा, वाई जेड डी एक्स प्लस जेड एक्स डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड, ये हो गया। अब आपके पास दो चांस है, तरीका मैं बता देता हूँ, वो आप आपके हिसाब से कर लेना, सिर्फ दिखा रहा हूँ। नंबर 1, एक्स इक्वल टू कुछ गिवन है, वाई मैंने जेड इक्वल टू कुछ गिवन है, यहाँ से आप लिख लेना एक्स इक्वल टू ए कॉस, y इक्वल टू बी साइन टी। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि आप पॉइंट देख लो, पॉइंट तो दो ही है, और पॉइंट ही आपको बता रहे हैं कि क्या करना है। अगर आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो फंक्शन x में होना चाहिए, फंक्शन को x में बदलने के लिए मदद किसकी लगती है, कर्व की। लेकिन क्या कर्व यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म में है, नहीं है, यहाँ कर्व तो पैरामीट्रिक में है। तो अगर कर्व पैरामीट्रिक में है तो आपको इसका मतलब ये है कि पूरा फंक्शन t में और dt में बदलेगा। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में, यहाँ पर एक और हिंट है, लिमिट टी में दी हुई है, मतलब डेफिनेटली यू हैव टू कन्वर्ट योर फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ टी। तो अब यहाँ से आप dx निकाल लो, क्या हो गया बच्चों, माइनस ए sin t dt, dy निकालो, क्या होगा बच्चों, b cos t dt, और dz हो गया c dt। अब यहाँ पर इंटीग्रेट रख लेना, इंटीग्रेट कर लेना, लिमिट लगा देना 0 टू पाई बाई 2, सिर्फ लिख दे रहा हूँ यहाँ, लिमिट 0 टू पाई वाई जेड मतलब बी सी साइन टी, और डीएक्स की वैल्यू क्या है, माइनस ए, और साइन टी एक और बार मतलब साइन स्क्वायर टी, टी अपन बाद में लिख लेंगे, प्लस जेड एक्स, क्या हुआ, ए सी टी कॉस टी, और डी वाई का वैल्यू क्या है, टू बी कॉस स्क्वायर टी, फिर से डी आएगा, इसको छोड़ दो, प्लस एक्स वाई मतलब क्या हुआ, ए बी साइन टी कॉस टी, और dz का हो गया c, और dt सबसे इंटीग्रेट कर लेना है, बहुत लगती है बेटा। यहाँ पर ही एग्जामिनर आपको लाके फंसाने वाला है, इसलिए अपने को फंसना नहीं है। यहाँ पर इसी को अपने को दूसरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं जरा, ये मेथड नंबर सेकंड, जरा देखिए आप, अपना इंटीग्रेशन क्या था, एफ नॉट डी आर, यहाँ क्या था, वाई जेड डी एक्स, यहाँ क्या था, जेड एक्स डी वाई, और यहाँ क्या था, एक्स वाई डी जी। ठीक, अब आप इसको कुछ इस तरह से, लिमिट तो क्या है, 0 टू पाई बाई 2 है। ये जो पूरी कहानी है, क्या मैं इसको डी ऑफ एक्स वाई जेड लिख सकता हूँ, ये अभी समझना है और बाद में एग्जाम में पहचानना भी, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अगर आप समझो, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन सबको पता है, या प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शन करते हैं, ये किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इस एक्स का हो गया डीएक्स और वाई जेड ऐसे ही आ गया,
प्लस विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हो, वाई कर रहे हो तो एक्स और जेड एज इट इज और वाई का डिफरेंस प्लस वाई एज इट इज, जेड का डिफरेंशिएशन मतलब। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब आपको पता है कि ये डिफरेंशिएशन है और ये इंटीग्रेशन है जो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो ये हटा दो यहाँ से और लिमिट हो गया इंटीग्रेशन। अब आखिरी एक प्रॉब्लम और है, और वो प्रॉब्लम ये है कि जो आपका इंटीग्रेशन है वो टी के रेस्पेक्ट में, और जो लिमिट फंक्शन है वो एक्स वाई जेड में। अब एक्स की वैल्यू क्या थी, लिख दो ए कॉस टी, वाई की वैल्यू क्या थी साइन टी, की वैल्यू क्या थी सी टी। लगा दो लिमिट, कॉस पाई बाई टू जीरो होता है, लोअर लिमिट जीरो करके बताया है। बाकी ये नहीं तो ये आप इसको आप ओरल भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। चलिए एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ इसी पैटर्न पे है। ये देखिए, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फंक्शन, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फंक्शन कैपिटल एफ इक्वल टू 2xyzi प्लस एक्स स्क्वायर जेड के प्लस स्क्वायर वाई के फ्रॉम फ्रॉम origin टू the point P 111 is क्वेश्चन मार्क। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कर्व यहाँ पे मिलेगी नहीं। मैंने बोला था तीन चीजें होती है, फंक्शन है, दो पॉइंट है, ओरिजिन मतलब 0 0 0, दो पॉइंट है। बट कर्व क्या है, कर्व तो है ही नहीं। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, चलो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। मैं उस पैटर्न से तो करूंगा ही नहीं क्वेश्चन। एफ डॉट डी आर, जरा देखिए, 2xyz dx लिख दो, dr की वैल्यू dx dx dy dxi dyj dz के एक्स स्क्वायर जेड dy प्लस एक्स स्क्वायर वाई, हो गई एक बात खत्म। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये पॉइंट कैसे हैं, 1 1 1 और 0 0 0, मतलब ये कर्व हो गई है x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। आप एक तरीका ये अपना सकते हैं, मेथड नंबर वन, कि आप यहाँ पुट कर दो कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, तो आपको मिल जाएगा dx इक्वल टू dy इक्वल टू dz। इसको इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं, चलो कर लेते हैं इसको। ये कितना हो गया, 2x³ dx बाद में ले लेंगे, प्लस x³ dx बाद में ले लेंगे क्योंकि dy की वैल्यू भी dx है, तो x³ dx अब दूर से ऐसा y में भी चेंज हो सकता है। तो 0 to 1 ये कितना हो गया, 4x³ dx। इंटीग्रेशन ऐसा कोई बच्चा ही नहीं होगा जिसको नहीं पता, लिमिट 0 to 1 तो आंसर हो गया। एक तरीका ये होगा, ठीक है। अब एक और तरीका है इसका, जरा मैं एक सेकंड में आपको, एक सेकंड, और तरीका है। तो अगर अपन इस क्वेश्चन को बस देखें, मेथड नंबर 2, फ्रॉम 1, 1 से स्टार्ट करूंगा। 1 क्या इक्वेशन की, ये एफ इक्वल टू क्या था, 2xyz dx प्लस एक्स स्क्वायर जेड dy प्लस एक्स स्क्वायर वाई। ध्यान से देखिए, जो अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया वही करेंगे यार। लिमिट क्या है, 0 to 1। क्या मैं इसको डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड लिख सकता हूँ, ये लिखना आना चाहिए। तो जरा देखो, अगर आप, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये पूरा इक्वेशन वही है जो यहाँ है। तो अगर आप इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो क्या होगा, 2xyz dx, एक्स स्क्वायर जेड वाई का dy,
एक्स स्क्वायर वाई और z। अब आपको पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर वाई। लिमिट लगाओगे 0 to 1। तो ये आज हमने लाइन इंटीग्रल जो है हम लोग देखते हैं आगे। और फिर लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, सरफेस इंटीग्रल पढ़ेंगे सैटरडे को मॉर्निंग यही टाइम पे। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल पढ़ेंगे और इसके अलावा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पे बात करेंगे। और अपना वेक्टर कैलकुलस खत्म हो जाएगा। कैलकुलस के बाद स्टार्ट करेंगे इनिशियल इक्वेशन। हमारा कैलकुलस जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों ये मिलते हैं, बाय बाय। यू